नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे अंतर्गत, यानी आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक अंतर्गत आप सामाजिक विज्ञान रखें तो यह वीडियो आपके लिए होगा। तो उसमें देखिएगा टॉपिक 14 जो आपको बनाया गया है वो है, आपको देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के सभी महत्वपूर्ण घटना को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे बना दिए हैं और केवल JCERT जैक की किताब का हम बनाया है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा तो ये आप क्लास 8 में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 8 का एक्सरसाइज 10 में आप जा करके इसको देख सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें वहीं से ये जो है आपको नोट किया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जा करके देख लेंगे यदि आप JCERT किताब से तैयारी करना चाह रहे होंगे तब, ठीक है। तो हम आपको सारा कुछ JCERT किताब का हैंड रिटेन नोट्स देते हैं। तो आप सभी देखिए एग्जाम का यहाँ पे जो है आपको घोषणा कर दिया गया है, तो आप सभी JCERT का नोट्स लेकर के यहाँ से पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पे 1885 ईस्वी से शुरू है, तो 1885 ईस्वी से शुरू करेंगे। तो वो देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, ठीक है। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका शुरुआत कब से हुआ, तो 1885 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ, ठीक है। यानी आपको इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो 1885 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कांग्रेस का चैप्टर तो बहुत बड़ा है। आप अगर मान लीजिए JSSC का तैयारी करना है तो आपको ज़्यादा डीप जाना है, अगर जैक का तैयारी करना है तो आपको जैक का किताब पढ़ना है। तो आप देखिए जैक के किताब के अंतर्गत जो आपको इसमें मिला है हम वही आपको यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उतना केवल देख लीजिएगा, ये जैक का JCERT का है। बाकी अगर आपको स्टार देखना हुआ तो इसके बाद ही देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न हर बार रहा है और इस बार भी आपका रहेगा। आप इतना चीज़ को देख के जाइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। चलिए फर्स्ट है 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ये कहाँ से है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1885 से 1947 तक को हम लोग को पढ़ना है, इसलिए पहला स्टार्ट किया 1885 ईस्वी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हो गया, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको याद हो गया। इसका संस्थापक कौन था, इसको भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टिवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो AO ह्यूम। देखिए कहीं कहीं आपको हिंदी में भी मिलेगा AO ह्यूम, या तो अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा, और उसका जो फुल वर्ड है वो है आपका एलन एक्टिवियन ह्यूम। इसने स्थापना की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी और दीनसा वाचा भी संस्थापकों में शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नाम किसी का आएगा तो आपको AO ह्यूम याद रखना है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो AO ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो AO ह्यूम थे, एलन एक्टिवियन ह्यूम थे। क्लियर हो गया होगा, आपको संस्थापक याद हो गया। चलिए दो चीज़ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन चीज़ याद हो गया, ठीक है। चलिए स्थान, यानी इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, स्थापना हुई कहाँ थी, तो देखिए इसकी स्थापना प्रथम अधिवेशन
मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। अब मुंबई के कहाँ पर हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए इसके अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। बहुत बार पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। W से होता है व्योमेश और C से होता है चंद्र बनर्जी। तो कहीं कहीं देखिए WC का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। W को व्योमेश बोलते हैं, C को चंद्र बोलते हैं, बनर्जी ऑलरेडी बनर्जी होता है, ठीक है। तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए संख्या याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय कितनी सी संख्या, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो चलिए यहाँ से बहुत से प्रश्न बने। इसी प्रश्न का देखिए अभी हम आपको इसमें ओनली फॉर थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी चलेंगे, क्योंकि देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे लगभग आपका 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आता है। 1-2 प्रश्न का मत दिमाग में रखिएगा, 3 से 4 प्रश्न आएगा। तो आप यहाँ से अगर अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्न अवश्य पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उसका नाम याद रखने का ट्रिक है, आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो अधिवेशन है यहाँ से एक प्रश्न हर बार रहता है, इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें होगा पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, पांचवा अधिवेशन कहाँ पर हुआ। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ हुआ इसके बारे में याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है, देखिए आपको याद रखना है, इसके लिए एक ट्रिक है, बकमई बकना इलाम। क्या कहना है, बकमई बकना इलाम, ठीक है। तो ये जब आप लिख लीजिएगा तो इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था वो याद हो जाएगा। और बाकी सीरियल नंबर से कब कब अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, इस भी सन भी इसी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो पहला है देखिए यहाँ पे लिख दिए बक मई बकना, ठीक है, बकना, और नीचे आपको मिल जाएगा इलाम, ठीक है। बकमई बकना इलाम देखिए लिखा हुआ है। इससे हमको क्या मिल जा रहा है, देखिए पहला ब का मतलब है पहला अधिवेशन, ठीक है, ब, और ब का मतलब है बम्बई, और स्टार्ट कब से हुआ, 1885, यानी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, और यह कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ। क्लियर हो गया। चलिए क है तो क से याद रखिएगा कलकत्ता, तो बक में ब से बम्बई और क से कलकत्ता, ठीक है। ये कौन सा अधिवेशन हुआ, तो दूसरा अधिवेशन हुआ, और कब हुआ, तो 1886 में हुआ। तो आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, कब हुआ, 1885 में हुआ। क्लियर। दूसरा अधिवेशन कब हुआ, 1886 में हुआ, कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। क्लियर। चलिए अब तीसरा अधिवेशन मई है, ठीक है, बक मई में 2 वर्ड्स म और ई, मई में जो है 2 अक्षर है म और ई, ठीक है। तो म का मतलब यहाँ पर देखिए मद्रास है और ई का मतलब देखिए है इलाहाबाद, ठीक है। तो ये पहला था ब, ये दूसरा था, ये तीसरा म को मद्रास, मतलब तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास में हुआ और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। तो मद्रास में कब हुआ, तो 1885, 86, 87, सीरियल नंबर चलिएगा। चौथा हो गया 88 में इलाहाबाद में, ठीक है। अब चलिएगा अगला हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अगला है बकना से कै गो अक्षर, 3 गो अक्षर, 3 गो अक्षर। तो ब से क्या होता है, आप तो जान रहे हैं, ब से मुंबई, ठीक है, क से कलकत्ता, और ना से नागपुर, और ई से इलाम। तो बकमई बकना हो गया। तो ये 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी बम्बई में हुआ। फिर छठा अधिवेशन 1889 के बाद 90 ईस्वी कलकत्ता में हुआ। फिर बकना, ना से नागपुर, यानी 7वां अधिवेशन 1891 ईस्वी कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। क्लियर। चलिए अब देखिएगा इलाम सब था, बकमई बकना इलाम हो गया। तो इलाम में ई से इलाहाबाद, यह 8वां अधिवेशन हुआ और 1892 ईस्वी, ठीक है। सीरियल नंबर से लिख दिए हम 92। फिर 1893 ईस्वी इलाम में ला से लाहौर, और ये 9वां अधिवेशन था। और 93 के बाद होता है 94 ईस्वी, म से होता है मद्रास, और ये 10वां अधिवेशन था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम 10 अधिवेशन
कहाँ हुआ था और किस ईस्वी सन में हुआ था, इसको हमने यहाँ पर याद कर लिया। इसको याद आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने किससे बताया, सिर्फ एक ट्रिक था, बकमई, क्या था, बकमई, बकना, इलाम, यही था ना। तो ये पहला हुआ ब, ये दूसरा हुआ क, ये तीसरा हुआ म, ये चौथा हुआ ई, ये पांचवा हो गया ब, फिर छठा हो गया क, फिर सातवां हो गया न। तो ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर क्या था, बकमई, बकना, फिर हो गया ब से यहाँ पर बम्बई, ठीक है, क से कलकत्ता और ना से नागपुर। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब पहला स्टार्ट कीजिएगा 1885, तो दूसरा जगह 1886, तीसरा जगह 1887, चौथा जगह 1888, ठीक है, पांचवा जगह 1889, छठा जगह 1890। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो पहला पांचों अधिवेशन हुआ था, पहला जो 5 अधिवेशन हुआ था, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष से भी कभी कभी इसी 5 अधिवेशन से आया है, ठीक है, हर बार इसी 5 अधिवेशन से आया है, इसलिए आपको इसको एक बार देख लेना है। क्लियर। तो चलिए इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला 5 अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष का यदि आपको नाम याद रखना है तो याद रखिएगा, बैंड बजावे, क्या करे, बैंड बजावे, ठीक है। तो पहला अधिवेशन का बैं मतलब व्योमस चंद्र चटर्जी थे उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसके लिए 1885 ईस्वी में हुआ, और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमस चंद्र जी बनर्जी थे, ठीक है। फिर देखिए ड है, ड दूसरा है, तो ड से दादा भाई नौरोजी होगा, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। और यह थे दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो पारसी अध्यक्ष में थे दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक है। चलिए तीसरा जो हुआ है ब है, ब से बदरुद्दीन तैयब जी, क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो तीसरा अधिवेशन था, ठीक है। चौथा में क्या है, बैंड बजा, जास हो गया जार्जियुल, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जार्जियुल थे। और ये जो जार्जियुल थे वो कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब बजावे 5वां अधिवेशन, वे से है विलियम वेडन, ये 2 बार अध्यक्ष रहने वाले थे और एकमात्र आपका जो है यहाँ पर यूरोपीय थे, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 10 अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए वो हमने आपको बता दिया। तो प्रथम 10 अधिवेशन के लिए कहाँ कहाँ, उसके लिए क्या याद रखना था, बकमई, बकना, इलाम, बकमई, बकना, इलाम, ये 10 अधिवेशन का यहाँ पर ईस्वी सन याद हो जाएगा। याद कीजिएगा 1885 से, और ये हो जाएगा 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, ठीक है। हर एक अक्षर का जो है यहीं पे आपका नाम है, ठीक है। चलिए पहले 5 अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम याद रखने के लिए बैंड बजावे को याद कर लिया हम लोगों ने, और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पूछता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसको आप सभी को सरसरी निगाह से देख लें, आप सभी को नोट्स दे दिया गया है। हम तो देखिए यही बोलेंगे कि आपको इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे जो आपको कवर अप किया है वो केवल JCERT का कवर अप किया है, क्योंकि उससे आपको 100% परीक्षा में आने जा रहा है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले चाहे आप 1 से 5 सामाजिक विज्ञान, भाषा शिक्षक या गणित विज्ञान किसी भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से हैंड रिटन नोट्स लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का 1850 से 1987 पाठ का नाम है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एलन एक्टिवियन ह्यूम को कहा जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, ए ह्यूम थे, इसलिए इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ, कहाँ पर हुआ, बम्बई में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमस चंद्र जी बनर्जी थे। याद हो गया होगा आप सभी को। और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां तक का हमने ट्रिक बता दिया था कि कहाँ पर हुआ था, और 5वां अध्यक्ष का नाम क्या था उसका भी ट्रिक आपको हमने क्लियर करवा दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कुछ लेके चलते हैं जो आपकी किताब से निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए इतना ही से नहीं हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ लगभग 4 से 5 प्रश्न
होगा। इसके बाद अभी हम थ्योरी क्लासेज को करवाएंगे, उसके बाद आपका इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मिलेगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ से भी JCERT जय की किताब का हैंड रिटेन नोट्स लेकर के पढ़ करके ही एग्जाम में जाइए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न देखिए बन रहा है कम लेकिन आ रहा है ज़्यादा। बाकी जगह आपको प्रश्न बन रहा है ज़्यादा लेकिन आने वाला है कम, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ के जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपका यहाँ पे अर्थात तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी थे। अभी हमने इसके पहले अभी पांचों अध्यक्ष का बता दिया, कौन पारसी अध्यक्ष थे, कौन यूरोपीय अध्यक्ष थे, कौन ईसाई अध्यक्ष थे, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चौथा अधिवेशन 1885 ईस्वी में थे, जॉर्ज यूल थे, ठीक है, जॉर्ज यूल थे। अभी हम लोगों ने देखा था पांचवें अधिवेशन में, तो जॉर्ज यूल थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को 1890 ईस्वी में संबोधित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कौन थी? तो वो थे कादम्बिनी गांगुली, और इसने क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन को 1890 ईस्वी में संबोधित किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। और इसको 1917 ईस्वी के किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में पहला बार अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर। चलिए अगला है 1924 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन जो बेलगांव जो कर्नाटक में हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। देखिए ये बेलगांव वाला बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसको कमज़ोर नहीं समझ के जाइएगा, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी वाला प्रश्न अभी तक एग्जाम में निकल के बहुत बार आया हुआ, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको आप लोग कवर अप करते चलिएगा। अगला है 1940 ईस्वी में, क्या है? 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। रामगढ़ अधिवेशन को देख के जाइएगा, रामगढ़ अधिवेशन आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अगला बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है, पूरे अति के साथ जाइएगा, ठीक है। तो ये रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ? याद रखिए 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। ये रामगढ़ जो आपके झारखंड का जिला है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो रामगढ़ अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। इस अधिवेशन में ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 से निकल के आता है कुछ प्रश्न, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है उसको केवल हम लोग देख लेंगे, बाकी को छोड़ते चलेंगे, ठीक है। ये लाहौर अधिवेशन 1929 क्या बता रहा है, ठीक है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर पाकिस्तान अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, ठीक है। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद इसमें निर्णय लिया गया था, 26 जनवरी का दिन लिया गया था, और 26 जनवरी का दिन यहाँ पर चाहे तो उस दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता या गणतंत्र जो है वो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये उस समय नींव रखी गई थी, जिसलिए देखिएगा बाद में आपको 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यही कारण है कि बाद में 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस के रूप में लागू किया गया, ठीक है। इसी लागू किया गया। तो याद रखिएगा पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना दिया गया था, लेकिन बाद में इसको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मांग किस में किया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पास किया गया था। 31 दिसंबर 1929 की रात की रावी नदी के तट पर भारतीय स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात को जो है रावी नदी के तट पर यहाँ पर फहराया गया था, ठीक है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी लिया गया था और लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 44वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 44वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन से बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट थे, आप लोगों ने उसको देखा, इसलिए लाहौर अधिवेशन को देखे जाइएगा। कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन देखे जाइएगा, प्रश्न यहाँ से आपका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का 39वां अधिवेशन। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, ये अधिवेशन कौन सा होता है, इसमें क्या होता है? देखिए 1924 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था और यह 39वां अधिवेशन था जो 26-27 दिसंबर 1924 को आयोजित हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कौन सा है? कर्नाटक अधिवेशन से है। और किससे है यह? तो यह बेलगांव में जो हुआ था उससे है। तो बेलगांव अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अलग से हमने 39वां अधिवेशन को यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो अधिवेशन है यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अपने पूरे जीवन काल में यह एकमात्र अवसर था जब उन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की कमान संभाली थी। इसलिए देखिए बहुत बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था। और कौन सा अधिवेशन था? तो आपका 39वां, कौन सा अधिवेशन था? 39वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये बेलगांव में था। ठीक है, इससे प्रश्न रहता है, आप इसको देख के जाइएगा। क्लियर? चलिए, गांधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सत्य, अहिंसा और सांप्रदायिक समभाव पर जोर दिया था। इसमें जो अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में जब गांधी जी थे तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा था? सत्य, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया गया था। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के बीच स्वशासन या स्वराज्य की भावना को बढ़ावा देना था। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों के बीच स्वशासन या स्वराज्य की भावना को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद रखा गया था। ठीक है, दिसंबर 2024 ईस्वी में इस ऐतिहासिक अधिवेशन का 100वां वर्षगांठ मनाया गया था। 2024 में ये जो आपको बेलगांव अधिवेशन है उसका 100वां वर्षगांठ मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 1924 ईस्वी के बेलगाम अधिवेशन के एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन में पूरे जीवन काल में कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार ये बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। तो इसमें पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी को एक बार अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए यह प्रश्न आपका बेलगांव अधिवेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बेलगांव अधिवेशन को देख करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और अधिवेशन जो बार बार आता है वो है रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन। और ये कौन सा अधिवेशन है आपका? तो 53वां अधिवेशन है। ठीक है, और ये रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग 1940 तक आ गए, हमको 1885 से कहाँ तक पढ़ना याद रखिएगा? 1947 तक। तो हम लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, बाकी और भी घटनाएं जो होगी उसको हम लोग यहाँ पर नीचे देखते चलेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 को झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था जो 19 या 20 मार्च 1940 को झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। याद रखिएगा कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, यह अधिवेशन झारखंड की धरती पर आयोजित होने वाले कांग्रेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एकमात्र ऐतिहासिक अधिवेशन था। ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? झारखंड की धरती है जहाँ रामगढ़ जिला है, इस पर हुआ था। और ये कब हुआ था? तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया। यह आपका जो हुआ था 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को और यह 53वां अधिवेशन था। इसको याद कर लीजिएगा, रामगढ़ अधिवेशन को, यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था और रांची से रामगढ़ तक कार द्वारा यात्रा किए थे। महात्मा गांधी इसमें रांची से रामगढ़ तक कार द्वारा जो है यात्रा करके आए हुए थे। इसी अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नींव रखा गया था। ठीक है, तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी जी आए थे, तो इसके रामगढ़ अधिवेशन के जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। ये जो सभा स्थल था उसका नाम क्या रखा गया था? मजहर नगर रखा गया था। और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ठीक है,
फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ अधिवेशन में ही हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी जन्म कहाँ हुआ? रामगढ़ अधिवेशन में ही हुआ है। रामगढ़ अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर आधारित है। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन का जो प्रथम दिन हुआ था उसका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र कांग्रेस का प्रस्ताव सदस्य थे जिन्होंने एकमात्र प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव जो है सत्याग्रह पर आधारित उन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसी चरण के अनुसार हम लोग यहाँ पर बारी बारी से 1947 ईस्वी तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो है यहाँ पर 3 चरण बांटा गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम चरण कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक हुआ और इस युग को उदारवादी युग कहते हैं। ठीक है, या नरम दल कहते हैं। द्वितीय चरण को जो है यहाँ पे कब हुआ? तो 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक हुआ, इसको उग्रवादी युग या गर्म दल कहते हैं। ठीक है, और तृतीय चरण जो हुआ वो 1919 से 1947 तक हुआ और ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1885 से देखिए स्टार्ट किए और 1947 तक आ गए। तो हमको 1885 से 1947 तक पढ़ना था। तो प्रथम चरण है 1885 से 1905, उसको हम लोग देखेंगे कि इस प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। पहला याद हो गया कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता आदि थे। ठीक है, उदारवादी नेता में कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे और फिरोज शाह मेहता थे। इसको याद रख लीजिएगा, ये नाम कभी कभी पूछता है आपसे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से आरंभिक 20 वर्षों में उसकी नीति का अत्यंत उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए उदारवादी के प्रयास के कारण ही 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, तो प्रथम चरण हम लोग देख रहे हैं 1885 से 1905। अब द्वितीय चरण की बात करेंगे तो द्वितीय चरण जो आपको स्टार्ट होता है वो 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक। ठीक है, तो द्वितीय चरण भारतीय राष्ट्र जो है यहाँ पे 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक है। इसमें क्या क्या हुआ था देखिएगा, तो 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जिसको उग्रवादी युग का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, उग्रवादी युग जिसको मुख्य रूप से हम लोग गर्म दल कह सकते हैं। तो गर्म दल के नेता में कौन थे? तो इसका नाम शॉर्ट में याद रखिएगा, लाल बाल पाल। 3 गो थे, लाल बाल पाल। ठीक है, और साथ में अरविंद घोष का भी नाम सुनने को आता है। तो मुख्य रूप से लाल का मतलब क्या है? तो लाला लाजपत राय, ये गर्म दल थे। बाल का मतलब क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक, ये भी गर्म थे। पाल का मतलब क्या होता है? बिपिन चंद्र पाल, ये भी गर्म दल का थे। ठीक है, इन्होंने स्वराज स्वशासन पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक का कहना था, क्या कहना था सो याद रख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का उनका कहना था कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, तिलक ने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को शुरू कर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना प्रसार की दिशा का प्रयास किया था। इनका काम बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्वराज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए प्रश्न बार बार आपको पूछा है, किसी भी राज्य के जेटेट परीक्षा में जाइएगा तो याद रख लीजिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? तो यह गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को शुरू कर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार की दिशा में प्रयास किया। ठीक है, तो गणपति उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। शिवाजी उत्सव का किसने करवाया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। ठीक है, इससे भारतीय राष्ट्रीयों में क्या हुआ? तो चेतना का प्रसार हुआ और एक अच्छी दिशा में प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। याद रखिएगा, गणपति उत्सव था उसका शुरुआत 1893 ईस्वी में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, और देखिए दूसरा है शिवाजी उत्सव, इसकी भी शुरुआत 1895 ईस्वी में
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी कहाँ हुई, तो 1895 ईस्वी में हुआ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। चलिए अगला है 1905 ईस्वी। अगला है 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 1885 से स्टार्ट किए थे, 1905 तक आ गए। ठीक है, तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन में क्या क्या बातें उभर के आती है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन किया गया वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसके माध्यम से 20 जुलाई 1905 ईस्वी को एक अज्ञातपा जारी करके बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन करवाया है। ठीक है, और 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा तिथि कब थी, तो 20 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन की प्रभावी तिथि कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था, काम करने लगा था। ठीक है, इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। हिंदू बहुल इलाका को पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, और मुस्लिम बहुल इलाकों को पूर्वी बंगाल और असम राजधानी ढाका में था। ठीक है, इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बंग भंग के विरोध में वंदे मातरम के गीत गाए गए थे। ठीक है, हाँ, वंदे मातरम के गीत गाए गए थे। एक और है इसका मुख्य पॉइंट, कामाटा गा मारू प्रकरण, जहाज के अंडे पर वंदे मातरम अंकित किया गया था। अगला पॉइंट है 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन तक सभी संप्रदायों से उभरे युवा संग्राम का प्रिय नारा वंदे मातरम था। याद रखिएगा, उस समय जो अलग हुआ था तो उस समय भी सभी का प्रिय नारा क्या था, वंदे मातरम ही था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है, पूछेगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, तो अमार सोनार बंगला गीत लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कामागाटा मारू प्रकरण, यह भाप इंजन से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। ठीक है, 1972 ईस्वी में बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये बंगाल का राष्ट्रीय गीत क्या है, अमार सोनार बंगला। ठीक है, अमार सोनार बंगला ये राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये छोटे छोटे सारी चीज़ें जो है आपको याद करके चले जाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ से जो भी प्रश्न रहेगा वो आपका छूटेगा नहीं, आप सभी बना करके ही आइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। यह आंदोलन क्या था, यह आंदोलन क्या था, तो देखिए, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन का विरोध जताने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और 1905 ईस्वी में कलकत्ता के एक टाउन हॉल में बैठक आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। ठीक है, मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नायक जैसे सम्मानों के बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशों के स्थान पर स्वदेशी स्थान अपनाना स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र क्या था, तो ये अपने सामान का क्या करना था, तो उसका उपयोग करना था। ठीक है, अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता शामिल। ब्रिटिश सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल कारावास की सजा दी थी। इससे स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर हो गया और महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा। ठीक है, स्वदेशी स्वराज की आत्मा किसको कहा गया है, तो स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको, फुट डालो और शासन करो। ये क्या है नीति, फुट डालो शासन करो नीति क्या है, तो देखिए, सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, सरकार ने क्यों इस नीति को अपनाई गई थी, तो हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका, जो अब बांग्लादेश के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगा खां को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आगा खां को याद रख लीजिएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, लखनऊ में किया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना में अंग्रेजों ने स्थापना दिया। ठीक है, स्थापना में अंग्रेजों ने अपना स्थान दिया।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1909 ईस्वी का मार्ल मिंटो सुधार। ये क्या है 1909 ईस्वी का मार्ल मिंटो सुधार? तो देखिए इसमें क्या था, मार्ल मिंटो सुधार जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ठीक है। मार्ल मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। यह सुधार तत्कालीन भारतीय सचिव जॉन मार्क और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, लॉर्ड मार्ल मिंटो सुधार, ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। इसके तहत मुस्लिम उम्मीदवार केवल मुस्लिम मतदाता चुन सकते थे, बाकी नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब है 1916 ईस्वी के कांग्रेस का लखनऊ समझौता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1916 ईस्वी के कांग्रेस का लखनऊ समझौता, इसमें क्या है सो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेगा आपको। इस समझौता को सफल बनाने में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की ओर से और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से मुख्य भूमिका निभाई थी। इस प्रयासों के लिए सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है, ठीक है। तो जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम रास्ते का राजदूत कहा है, ठीक है। चलिए अगला है 1916 ईस्वी में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया था। इसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए, जिसके कारण राजनीतिक आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो खेमों में बट गया था। वहीं 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक ही खेमे में हो गया था, ठीक है। सरकार ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जब सरकार ने यह देखा कि दोनों में फिर से एकता बनने वाली है, तो उन्होंने उसको सुरक्षित रखने के लिए 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कार्जन भारत के वायसराय था। पूछता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कार्जन थे, ठीक है। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हो गया। उस समय लॉर्ड हेडिंग वायसराय थे, ठीक है। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? 1911 ईस्वी में। और उस समय जो वहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो लॉर्ड हेडिंग जो थे वो आपका वायसराय थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन, जिसको सूरत अधिवेशन कहते हैं, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, गरम दल और नरम दल। तो इस तरह से इसका देखिए पार्ट 1 अभी हमने आपको दे दिया है। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 को जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर मिलेगा पार्ट 3, पार्ट 4। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन देखिए जेटेट की नियमावली स्वीकृत हो गई है, आप सबों को पता हो गया होगा। जैसे ही स्वीकृत हो गई है तब आपको यह पता होना चाहिए कि हमें कहीं से तैयारी करना है। तो अगर आपको तैयारी करने का जब भी संबंध है तो आप देख लीजिएगा कि ये जो आपको है JCERT जैक के किताब का हूबहू बनाया हुआ है, तो आप सभी वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, नोट्स लेके देख सकते हैं। इसलिए सभी कोई बहुत ही चीप रेट में आपको सारे नोट्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन करके बात कर लीजिएगा और सभी कोई इसी से तैयारी करके ही परीक्षा में जाइएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।